दोस्तों आप सभी का वेलकम है लेट्स डिस्कस में। इससे पहले वीडियो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस इन डिटेल। बट आज का सेशन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे की ओर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड मैथ्स के हैं। जो पैटर्न है इस बार का उसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। दोस्तों एग्जाम आपका कैलकुलेटिव भी है, तो इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए थोड़ी बहुत टूल्स हैं, जैसे स्क्वायर्स नंबर्स होते हैं, क्यूब नंबर्स होते हैं। इन सब चीजों को आप अपना इंप्रूव करें और कैलकुलेशन, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपका टाइम बचे। तो फिलहाल आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका एक प्रॉब्लम था जो आप कह रहे थे क्वेश्चन हिंदी में भी होनी चाहिए, तो सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी में है। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बताऊंगा ये सेशन। और एक चीज बता दूं दोस्तों, आपने कमेंट करके ये बोला था पक्का यही क्वेश्चन आएंगे क्या। दोस्तों आपको कोई भी टीचर ये कहते हैं जो क्वेश्चन मैं क्लास में दे रहा हूँ यही सेम टू सेम आ जाए? नहीं, जो पैटर्न मैं दे रहा हूं आपको, जिस कॉन्सेप्ट से बतला रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट पे जरूर क्वेश्चन आएंगे, ये बातें कहता हूं। और फिलहाल सीबीएसई जो सैंपल पेपर रिलीज करता है, इससे कुछ ना बहुत क्वेश्चंस हमें दिख भी जाते हैं आपके अपने सैंपल पेपर जो एग्जामिनेशन के पेपर्स होते हैं। तो चलिए देखिएगा, ऐसा टर्म फर्स्ट एग्जाम तो आप देने ही वाले हैं, वैसे आपको क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे। तो इस वजह से आप वीडियो देखिए। फर्स्ट पार्ट आपने देखा है तो आज एंजॉय कीजिए सेकंड पार्ट को। और ये कमेंट करके बताइए जो क्या मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू ला सकता हूं। अगर चैप्टर वाइज एमसीक्यू लाने आप बोलेंगे, मैं हर एक चैप्टर वाइज 22-25 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज लाऊंगा इन डिटेल। तो चलिए आज का सेशन शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है, if a square equals 23/25 then a is रैशनल, इरेशनल, होल नंबर और डी में है आपका इंटीजर। कहना यह है यदि a स्क्वायर की वैल्यू 23/25 है तो बताओ a क्या है। आपको पता है दोस्तों, स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल की साइन आती है इधर 23/25। तो हिंदी वालों के लिए ये है जो a की वैल्यू बोला है क्या पड़ी में है, ये तर्क संगत आप मत समझना। यहां समझना पड़ी में, यहां अपड़ी में, यहां पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अगर आप इसको बाहर लिखो तो आप ऐसे लिखोगे इसको 23 अपॉन में स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू 5, रूट 23/5। अब बताओ आप रूट 23 क्या है। रूट 23 क्या है, एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों, इफ एलसीएम of two numbers x and 18 is 36 and HCF of x and 18 is 2 then x is, x की वैल्यू पूछी गई। आपने पढ़ा होगा दो नंबर का LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होते हैं। यानी हिंदी वालों आप देखो, आपसे LCM दिया है, HCF दिया है और आपसे पूछा गया है x का मान क्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, 2, 3, 4 या 5। आपको पता है एलसीएम क्या है दो नंबर का, 36 है। एचसीएफ क्या है दो नंबर का, 2 है। अब देखो दोनों नंबर में एक नंबर क्या है x और एक नंबर क्या है 18। अब आप कट कर लो इसे, इस 18 को उधर ले जाओगे डिवाइड में होगा तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। यानी x का मान कितना मिला आपको, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। प्रॉपर्टीज आपको ये याद रखने हैं, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई ट्राइंगल है ABC। किसी ट्राइंगल ABC में राइट एंगल कहां पे है दोस्तों, B पे है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, क्या चीज, A B एंड C। बोला गया है जो एंगल B है वो राइट एंगल है, तो हमने राइट एंगल बना दिया। अब वैल्यू क्या दिया है वो आप लिखो। जो tan A की वैल्यू दिया है वो दिया है √3 और आपसे पूछा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C क्या होगा।
समझ गए? हिंदी वालों आपके लिए है जो कोण बी पे एक समकोण है, tan A का मान दिया है √3, आपको बतलाना है जो ये वैल्यू दे रखा है इसका मान बतलाना है। तो सबसे पहले आप एंगल A को देखेंगे तो एंगल A यहाँ पे है। √tan A की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन में B, परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो होती है। तो √3/1 यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आपको यहां से मिल गई √3 और बेस की वैल्यू 1। तो आप एक काम करो, पहले हाइपोटेनस निकाल लो। तो हाइपोटेनस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी √4 की वैल्यू 2। तो हाइपोटेनस आपको यहां से क्या मिला? 2 की वैल्यू यहां से क्लियर आपको मिला। अब देखिए, अब आपको फाइंड क्या करना था? यहां से फाइंड करना है cos A इंटू cos C। दोस्तों बताओ इस ट्राइंगल में cos A की वैल्यु क्या होगी? B/H। तो इस एंगल A के लिए P सामने की वैल्यू P होती है, B की वैल्यू आपको देखनी है, तो B क्या हो जाएगा? √3। तो √3/2 किसकी वैल्यू हो गई? cos A। cos C क्या होगा? B/H cos C, लेकिन एंगल C आपको देखना है, ये है एंगल C। B/H, तो एंगल C के लिए सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, तो B क्या होगा? 1, यानी 1/2। माइनस है बीच में, तो देखो माइनस साइन A, साइन ऑफ एंगल A P/H होता है, तो यानी 1/2। और इनटू में क्या है? साइन C, तो एंगल C ये है P/H, तो इसके लिए √3 क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू H की वैल्यू 2। आप जरा गौर से देखो, यहां ये वैल्यू क्या है? √3/4, और ये भी वैल्यू √3 इंटू 1/4। तो ये कंप्लीट वैल्यू यदि आप देख रहे हो यहां से, ठीक है, तो ये आपका कट कैंसिल होके हो जाएगी 0। इसलिए आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट में चलेंगे दोस्तों, इसमें क्या दिया है? इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर इन द रेशियो 1:1:2 respectively, the largest angle being angle C, then the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B क्या होनी चाहिए? यदि आपको कोई त्रिभुज दिया है जिसके 3 कोण अनुपात में दिए गए, कह रहा है सबसे बड़ा कोण आपका क्या है? एंगल C है, तो इसका मान बताओ जो sec A upon cosec B है माइनस tan A upon cot B है, इसका मान क्या होगा? सबसे पहले आप देखो एंगल्स आपको रेशियो में दिए है, आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितनी होती है? 180 डिग्री के इक्वल। तो आप इन रेशियोज को मान लो x प्लस x, जिस तरीके से आप मानते हो 2x, इन तीनों की सम क्या होगी? 180 डिग्री। यानी यहां से 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री। और x की वैल्यू कितनी आ गई? आप कट करोगे यहां 4 से 180 को, तो 45 डिग्री। यानी एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। तो पहला एंगल माना था x, दूसरा x, यानी ये और दूसरा एंगल, तीसरा एंगल माना था 2x, यानी 2 इंटू 45 90 डिग्री। इसका मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, हमें क्या मिल गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें भी ए सी बी। सी क्यों लिखा यहां 90 डिग्री? क्योंकि सी जो है वो लार्जेस्ट एंगल दिया गया है। अब आप देखो, आपको एंगल सी जो कि लार्जेस्ट एंगल है इस त्रिभुज का, वो कितना है? 90 डिग्री के इक्वल। बाकी के दो एंगल 1:1 में जो है वो कितने मिल गए? 45 45। तो आपको सीधी बात समझनी है, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स इसलिए है क्योंकि कोण ए का भी मान 45 है, कोण बी का भी मान 45 डिग्री है। इसका मतलब ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। यानी आइसोसेल्स ट्राइंगल जो भी होते हैं, यदि दो कोण बराबर हैं, दो एंगल्स बराबर हैं, तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब है दोस्तों, जो बीसी की लेंथ होगी जो एंगल ए के सामने है, जो एसी की लेंथ होगी जो एंगल बी के सामने है, इस दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। यानी आप यहां से कह सकते हो एसी इक्वल्स क्या है? बीसी है। इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। अब क्या पूछा था? सेक ए। दोस्तों सेक का फॉर्मूला कॉस का उल्टा होता है, कॉस b/h, तो सेक होता है h/b। तो यदि हम यहां से एंगल ए को देखें तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी? h/b। तो h की वैल्यू क्या है? हाइपोटेनस, जिसे आप कर्ण बोलते हैं, वो क्या है? यहाँ पे ए बी है। तो ए बी अपॉन में क्या लिखोगे आप? ए बी अपॉन में बेस की वैल्यू, एंगल ए के लिए बेस की वैल्यू क्या होगी? ए सी, ए बी बाई ए सी, ठीक है, इनटू में कोसेक बी। कोसेक बी क्या होगा? तो साइन का उल्टा कोसेक, यानी h बाई पी। साइन p बाई h होता है, तो कोसेक बी h बाई पी। h बाई पी होगी, तो एंगल b के लिए आप देखो h क्या होगा? ए बी।
तो आप यहां लिखो ए बी। एच बाई पी बोला था आपसे, एंगल बी के लिए पी की वैल्यू क्या है, ए सी, तो आप लिखो यहां ए सी। माइनस है बीच में, टेन ए, टेन ए क्या होता है, पी अपॉन बी, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। पी अपॉन बी की वैल्यू क्या है, ए सी, इनटू, अब आप ऊपर क्या लिखा है, टेन ए, टेन ए अपॉन कॉट बी, तो टेन ए क्या हो गया, पी बाई बी, यानी बी सी अपॉन ए सी। अब आपसे क्या यहां वैल्यू पूछा है, कॉट बी, तो कॉट बी की वैल्यू क्या होगी, यहां से कॉट बी आप क्या लिखोगे, टेन का उल्टा, पी बाई बी होता है टेन, तो बी बाई पी कॉट, तो कॉट बी, कॉट एंगल बी के लिए बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका बी बाई पी, तो बेस की वैल्यू बी सी और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी। तो आपने क्या देखा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको मिला ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और अपॉन में देखो आपको ए सी इंटू ए सी स्क्वायर मिल जाएगा। अब आप देखो, आप खुद मुझे बतलाओ, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगी, ए सी स्क्वायर के। किस, क्यों बोला मैंने ऐसा, ऐसा इसलिए बोला, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, जो हाइपोटेनस स्क्वायर में से यदि आप माइनस करोगे बेस स्क्वायर को, तो आपको परपेंडिकुलर की स्क्वायर मिलेगी। तो ऊपर आपको क्या मिला, इसकी वैल्यू दोस्तों, आपको इसकी वैल्यू मिला ए सी स्क्वायर, और अपॉन में आप देख रहे हो डेनोमिनेटर में ए सी स्क्वायर पहले से है, और जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1। तो इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही क्लियरिटी से आपको ये क्वेश्चन मैं क्लियर कर पाया हूं, यदि आप समझे होंगे। कैलकुलेशन यदि आप खुद से अपने कॉपी पे करें तो बिल्कुल आपके आंसर करेक्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये बोला गया है आपसे, जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर क्या है, यानी 0.7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी को घुमाने में किए गए चक्करों की संख्या। यानी आपसे यह पूछा गया है, कोई व्हील है, व्हील की रेडियस है 0.7 मीटर, मैं यहां बनाते चलता हूं आपके साथ साथ, व्हील की जो रेडियस है वो है 0.7 मीटर। आप मुझे एक बात बतलाओ, यदि कोई भी व्हील एक बार रोटेट करता है, एक बार पूरा घूमता है, तो यानी वो जो डिस्टेंस कवर करेगा अपने सरकमफेरेंस के, जो कि इक्वल होता है 2 पाई आर। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं इसको एग्जाम्पल लेके। मान लो आपको 2 रुपए में एक टॉफी मिला, 2 रुपए में एक टॉफी मिला, मैं पूछूं आपसे 6 रुपए में आपको कितने टॉफी मिले, तो आप बोलेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपको 3 टॉफी मिलेंगे। सेम उसी तरीके से पूछा गया है, यदि किसी सर्कुलर व्हील का रेडियस 0.7 मीटर है, इससे आपका सरकमफेरेंस निकलेगा, सरकमफेरेंस से ये निकलेगा, जब आप इनकी परिमिति निकालोगे तो इससे आपको ये निकलेगा जो एक बार चक्कर लगाने में कितना मीटर दूरी कवर किया। इसके बाद आप जब उससे डिवाइड दे दोगे 176 मीटर को, तो तुरंत नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कितना चक्कर पहिया लगाएगा। तो आपको सबसे पहले निकालना है सरकमफेरेंस यानी परिमिति, यानी 2 पाई आर की वैल्यू क्या होगी, 2 गुना 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू है 0.7। पॉइंट हटाओ नीचे, अपॉन में 10, 7 से 7 कैंसिल, और यहां देखो आपको मिल गया क्या, 22 इंटू 2 44/10, यानी वैल्यू मिल गई 4.4। अब आपको क्या देखना है, इस 4.4 से डिवाइड करना है 176 मीटर को। तो कैसे करोगे, यहां 176 मीटर को अगर आप डिवाइड कर देते हो 4.4 से, तो देखो पॉइंट हटाओगे नीचे का, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय किससे होगी, 10 से। कॉपी पे करना, बहुत क्लियरिटी होगी, यहाँ स्क्रीन छोटी पड़ जाती है लिखने में, आप कॉपी पे बिल्कुल करो, बिल्कुल आंसर आएंगे। पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आया। अब आप करो मल्टीप्लाई, देखो ये 4 टाइम्स में 44, 4 जा 176 होता है, यहाँ 4, और इस 4 को यदि आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। मजा आया, समझ आया, यही क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपके हर एक क्वेश्चन क्लियर होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन नंबर 16 में, इसमें आपको दिया गया है जो 2 ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर है, कौन कौन से ट्राइंगल है वो, तो ट्राइंगल है एबीसी सच दैट AB की वैल्यू BC की वैल्यू CA की वैल्यू दे रखी है। यानी 2 ट्राइंगल आपको दिए गए हैं, एक तो ABC और दूसरी ट्राइंगल जो है दोस्तों वो दिया गया है DEF। पहले लिख लेते हैं दोनों ट्राइंगल को जो सिमिलर दिए गए हैं हमें।
ए बी सी और डी ई एफ। ए बी की मेजरमेंट कितनी है? 3 है। बी सी की मेजरमेंट क्या है? 2 है। ए सी की मेजरमेंट क्या है? 2.5 है। इतना चीज देने के बावजूद अब क्या कह रहा है आपसे? इतना वैल्यू देने के बाद दोस्तों अब कह रहा है आपसे एंड देन पेरीमीटर ऑफ डीईएफ, इस डीईएफ की पेरीमीटर क्या होगी? यानी हिंदी वालों आप समझो, एबीसी ऐसा त्रिभुज है जिसमें सारे मेजरमेंट्स दे रखे हैं और एबीसी समरूप है किसके? डीईएफ के। डीईएफ के। तो आपको यहां बतलाना है जो डीईएफ का पेरीमीटर क्या होगा, जिसमें से कि आपको मुझे लगता है यहां कुछ मेजरमेंट्स दे रखे हैं, कुछ मेजरमेंट की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, ईएफ की वैल्यू क्या दे रखी है? ईएफ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, आपको यह भी ध्यान रखना है। अब कॉन्सेप्ट यहां क्या है? कॉन्सेप्ट है यदि दो ट्राइंगल आपका सिमिलर होता है तो उसके, यदि दो ट्राइंगल आपका सिमिलर होता है जैसे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है, तो इसका मतलब पेरीमीटर जो फर्स्ट ट्राइंगल का है एबीसी का और पेरीमीटर जो सेकंड ट्राइंगल का है, इसके पेरीमीटर की जो रेशियो होगी वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगी, स्क्वायर नहीं। वो एरिया के केस में होता है, ये पेरीमीटर है तो ओनली साइड्स के रेशियो के इक्वल होती है। तो मुझे बताओ फर्स्ट ट्राइंगल की पेरीमीटर कितनी आ जाएगी? ऐड करो, 3 और 2 5, 5 और 2 7.5। पहले ट्राइंगल की पेरीमीटर आ गई 7.5। दूसरे ट्राइंगल P2 यानी DEF की पेरीमीटर मैं मान लेता हूं x, ठीक है। अब आपको मैंने अभी क्या बोला? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। तो जो आपको करस्पॉन्डिंग साइड दिया है उसके रेशियो के इक्वल करो। जैसे इसमें EF दिया है, इसमें BC दिया है, तो मैं पहले ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूं इसलिए ऊपर लिखूंगा BC का मेजरमेंट यानी 2 सेंटीमीटर, अपॉन में यहां लिख देंगे दोस्तों EF जो कि 4 है। अब आप यहां से x फाइंड कर लो जो कि पेरीमीटर है दूसरे ट्राइंगल का, पूछा भी गया आपसे। तो हमें इक्वेशन क्या मिला ये ध्यान देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां तो x इंटू 2 आपको मिल जाएंगे 2x, और मल्टीप्लाई करोगे 7.5 इंटू 4, इक्वलिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7.5 इंटू 4, इतना आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 से कट करो, 2 2 जा 4 और 75 2 जा होता है 150। 150 में डेसिमल लगा दो यहां तो आपके आंसर क्या मिल गए? 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कॉन्सेप्ट, टू ट्राइंगल सिमिलर है, दो ट्राइंगल समरूप है, तो उसके साइड्स का जो रेशियो होगा, साइड भुजा की जो अनुपात होगी वो नियतांक होगी, कांस्टेंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में क्वेश्चन देखेंगे आप सबसे पहले दोस्तों। क्वेश्चन इन द फिगर डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल है बीसी के, तो आपको पता है यहां से कौन से थ्योरम लगने हैं? थेल्स थ्योरम। कौन से थ्योरम? थेल्स थ्योरम। किसे कहते हैं थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम होता है जब कोई भी ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइंस तीसरी लाइन के पैरेलल खींची जाती है तो जो साइड्स का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी इक्वल होता है। इन द फिगर डीई पैरेलल बीसी, तो डीई बीसी के पैरेलल है, एडी 3 सेंटीमीटर है और बीडी की वैल्यू 4 है, तो बीडी की वैल्यू 4 है, यहाँ बीसी की वैल्यू 14 है और डीई इक्वल्स, तो आपसे डीई की वैल्यू पूछा गया, ये चीज आप ध्यान दो। डीई जो है ना, ये इसका मेजरमेंट क्या होगा, जिसमें से आपको 3 मेजरमेंट्स दे रखे हैं, एडी, बीडी और बीसी, और आपको डीई का मेजरमेंट पूछा गया। दोस्तों जब भी ऐसा ट्राइंगल में आपको दिया हुआ है जो तीसरे साइड के पैरेलल वन साइड है, तो आपने समझ लिया ये बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। आपने इससे बस ये पढ़ा होगा जो एडी अपॉन बीडी जो होती है वो एई अपॉन ईसी के इक्वल होती है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, यदि मैं यहां से ही कंक्लूजन ये लिखना चाहूं, ए बी अपॉन में एडी, ए बी अपॉन में एडी इक्वल्स बीसी अपॉन में, क्योंकि सबसे पहले लार्जेस्ट साइड लिख रहा हूं, बीसी अपॉन में डीई, तो ये भी मैं लिख सकता हूं इस कंक्लूजन से जो आपको पैरेलल दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसी इक्वेशन को यूज करने, यहां वैल्यू पुट करने और आपके आंसर बिल्कुल मिलेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है? तो ए बी यदि पूरे की लेंथ की बात करूं तो एडी 3 है, बीडी 4, तो टोटल कितना हो गया? 7 अपॉन एडी की वैल्यू कितनी है? 3 है, इक्वल्स करो बीसी की वैल्यू क्या है? 14 है, बीसी 14 सेंटीमीटर है, तो यहां 14 पुट करो। निकालने क्या है हमें? डीई, मान लिया एक्स है डी,
डी क्या है, एक्स है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा ऊपर 14। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ x इंटू 1 क्या होगा, x होगा, और 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। दोस्तों x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया इसके लिए, डी बी डी ई की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दिया है जो 4 tan बीटा की जो वैल्यू है ना वो है 3। तो मैं बोलूंगा आपसे सिंपली आप पहले निकालो tan बीटा, जो कि क्या होगी यहां से 3/4, और tan बीटा क्या होता है, p अपॉन में b। तो आप यहां से h निकाल लो, तो h की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, जो कि होगी √25, और √25 की वैल्यू होती है 5। इतना क्लियर है आपको, h की वैल्यू मिल गई। अब जो वैल्यू पूछा है आप उस पर ध्यान दो, 4 साइन बीटा। दोस्तों 4 इंटू साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, p बाई एच। तो p की वैल्यू हमें क्या दिया है, 3, और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है, 5। √25 की वैल्यू 5 लाया है ना यहाँ पे हमने, तो 5 माइनस 3 कॉस बीटा, तो कॉस की वैल्यू होती है b बाई एच। तो b क्या है 4, h क्या है 5, अपॉन में 4 साइन बीटा। तो 4 इंटू साइन बीटा की वैल्यू आपने ऊपर ही लाया है 3/5, प्लस 3 कॉस बीटा। तो कॉस बीटा तो अभी आपने लाया है 4/5, 3 इंटू 4/5। तो ऊपर देखो आपको क्या मिला, 4 3 जा 12 अपॉन 5 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 5। दोस्तों आप बहुत ही बारीकी से देखना, अपॉन में क्या दिया है, 4 3 जा 12 अपॉन 5 प्लस 12 अपॉन 5। आप एक चीज ध्यान दो, यहां सेम क्वांटिटी है, क्या ये कैंसिल होंगे, बिल्कुल होंगे, जिसकी वैल्यू होगी 0, और 0 अपॉन में समथिंग लिखो, वैल्यू होता है 0 दोस्तों, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 0। समझ आनी चाहिए, ट्रिगो आपको हर एक वैल्यू पता होनी चाहिए। ट्रिगो में यदि मैं बात करूं, साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, p बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है, किसकी रेशियो, b बाई एच। टेन थीटा क्या होता है, p अपॉन में b। अब 3 याद है तो 3 इसके उल्टे हैं, तो साइन का उल्टा क्या है, रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा h बाई पी। कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा h बाई बी, और टेन का उल्टा क्या है, कॉट थीटा b बाई पी। तो आप यदि सेशन देख रहे हो तो आपका थियरी भी कवर हो रहा है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है जो वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x प्लस 7y इक्वल्स 2, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। यानी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्तों, यहां पे जो एक इक्वेशन दिया है तो दूसरा इक्वेशन जो है इसी इक्वेशन पे डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब सीधी सी बात है, जो दूसरी इक्वेशन है ना वो इसी इक्वेशन, जो मान लो आपने ग्राफ ड्रॉ किया -5x प्लस 7y इक्वल्स 2 का, तो जो दूसरी इक्वेशन आपको ढूंढना है इन 4 ऑप्शन में से, उस इक्वेशन, वो इक्वेशन यानी उस इक्वेशन से जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे वो ग्राफ भी इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। आपने ऐसा कब पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है ओनली कोइंसिडेंट लाइन के केस में, और कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 की रेशियो, और c1 अपॉन c2 की रेशियो, इसमें तीनों बराबर होते हैं। तो आप ऑप्शंस देखो, जो जिस ऑप्शन में आपको ये तीनों बराबर मिल जाए तो वो आपके आंसर होंगे। फिलहाल इसके आंसर तो है ऑप्शन नंबर डी। अब आप पूछेंगे कैसे, ऑप्शन नंबर डी आपने सीधे कह दिया, ऑप्शन नंबर डी कैसे है। तो देखो आप, यदि मैं बात करूं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानने की, और ऑप्शन नंबर डी में जो फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप -5x प्लस 7y, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो -2 इक्वल्स 0, और सेकेंड इक्वेशन में कहता हूं आपको ऑप्शन नंबर डी 10x माइनस 14y इक्वल प्लस 4, ये -4 उधर शिफ्ट होगा तो दोस्तों +4 इक्वल्स 0। अब दो इक्वेशन मिले तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, -5 अपॉन 10, जिसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, -1/2। मैं आपसे बात करूं b1 सॉरी यहां क्या था -5, और यहां क्या था आपको ऑप्शन नंबर डी में +10, तो -1/2।
आगे क्या है आपको +7 y अपॉन -14, तो 7 अपॉन दोस्तों निकाल लो आप -14, तो क्या मिला रेशियो आपको -1/2। अब C1 अपॉन C2 निकालो -2/4, यहां से भी वैल्यू क्या मिला आपको -1/2। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, क्योंकि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों की रेशियो बराबर है, जो कि है फॉर द इक्वेशन फॉर द लाइन विच आर कोइंसिडेंट। और जब कोइंसिडेंट होते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। A letter of English alphabets is chosen at random. What is the probability that is a letter of the word mathematics? आपसे एक वर्ड दिया गया है दोस्तों, MATHEMATICS। मैथमेटिक्स एक वर्ड है जिसमें से आपको क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। इसमें से कोई भी सिंगल वर्ड चुना गया है तो उस सिंगल वर्ड चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आप एक चीज बताओ, क्या बोला इसमें, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चोजन एट रैंडम। अ लेटर, सिंगल लेटर, 26 लेटर्स होते हैं वैसे 26 में सॉरी अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं आपके ए से लेके जेड तक में, लेकिन उन ए से जेड तक अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चोजन एट रैंडम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, यानी आप जो चूज कर रहे हो ना, टोटल आउटकम्स जो है ना आपका वो है 26, क्योंकि यहां बोला जा रहा है लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स, 26 में से चूज हो रहा है। तो मैथमेटिक्स जो एक वर्ड है, इसमें से कितने वर्ड हो सकते हैं जो हम चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 26। तो आप एक चीज ध्यान देना, यहां कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे M कितनी बार, 2 बार, T 2 बार, उसके बाद T 2 बार, M 2 बार, T 2 बार और A भी कितनी बार, 2 बार। यानी मैं बात करूं M, A और T की, ये 2-2 बार आ रहे हैं। तो यदि मैं चूज करूंगा तो M तो एक ही बार मिलेगा ना, चाहे दो M में से कोई एक M मिले तो वैल्यू तो एक ही होगी ना, 2 तो नहीं होगी। तो M, A और T को आप सिंगल मान के चलोगे इस वाले मैथमेटिक्स वर्ड में, ठीक है। अब रही वैल्यू, जो बच गए MAT तो आपने देख लिया 2-2 बार है, तो अब बचे क्या, H बच गया, E लेफ्ट है, M तो लिख लिया आपने, A लिख लिया, T लिख लिया, I बचा, C बचा और S बचा। तो कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कितने लेटर्स चूज कर सकते हो मैथमेटिक्स में फॉर द इंग्लिश अल्फाबेट, तो 8 लेटर्स चूज कर सकते हो। 8/26 यानी 2 4 जा 8, 2 13 जा 26, यानी 4/13 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके जो 40 क्वेश्चंस, आप 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और मैं जो आपको ये CBSE द्वारा पूछा गया सैंपल पेपर, हर एक सैंपल पेपर करवा रहा हूं, इससे आपको जरूर मदद मिलेगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं, साथ साथ फॉर्मूले, जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी बतलाता हूं। आप जरूर कमेंट में बतलाना क्या हर एक चैप्टर वाइज MCQs आनी चाहिए। यदि आनी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो से आपके हर एक सैंपल, हर एक चैप्टर वाइज MCQs भी लाऊंगा। जो भी आपको डाउट्स हो वो डाउट आपके लेट्स डिस्कस के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो, तो वहां आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।